तो फिर पढ़ते हैं करंट। ठीक है, तो करंट लिखा हुआ है, देखो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, देखो मान लो अभी हम लोग कंडक्टर लेते हैं। कंडक्टर कंडक्टर मतलब जैसे मान लो एक तार है जिसमें करंट बह रहा है, हमने उस तार को काट के इतना छोटा कर दिया, उसको जूम आउट किया, थोड़ा इतना बड़ा दिख रहा है। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक पोटेंशियल डिफरेंस वी से। सर ये क्या होता है, अभी सब समझ आ जाएगा, आराम से समझते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखो कि जो बड़ा वाला डंडा होता है इसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, छोटे वाले को नेगेटिव, इसलिए इसका नाम क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ से यहाँ ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा क्या है, अच्छा क्या है मतलब ये क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब इसमें बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन अभी हम लोग शो करने के लिए दिखा रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, पॉजिटिव तरफ। मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो इधर होगा, ये कह सकते हैं, है ना। अब देखो कन्वेंशनली बहुत पहले से ये माना जाता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जिधर बहता है करंट का जो डायरेक्शन तो उसके जस्ट अपोजिट होता है, मतलब करंट इधर बहेगा। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो लिखा है इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं और करके, इसलिए कह रहा है पहले समझो बाद में लिखना। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। देखो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, मतलब नेगेटिव वाला इधर आ गया, तो पॉजिटिव किधर जाएगा, उधर ही जाएगा ना। यानी हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन सॉरी क्या बोलते हैं, आई करंट उधर ही जाएगा। अब मान लो इस पूरे सर्किट में आई करंट बह रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन बहा या कितना चार्ज बहा, मान लो क्यू। तब हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे। अच्छा देखो लिखा रेट ऑफ फ्लो, जब भी कहीं रेट आ जाए तो उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। मान लेते हैं इसमें क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है टाइम टी सेकेंड में, तो इसका जो रेशियो आता है इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। आगे समझ में। अब देखो इधर ध्यान से देखना, अब देखो कुछ नोट पॉइंट लिखाते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन किधर बह रहा है, इधर। करंट किधर बह रहा है, इसके जस्ट अपोजिट। तो याद रख लो हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, ये नोट पॉइंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको कैसे लिखोगे, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर इधर बहता है तो करंट इधर आता, इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहा है तो करंट उधर जाएगा, ये हमेशा याद रखना। दूसरा, एसआई यूनिट लिख लो इसका, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ करंट, शॉर्ट में आई लिख दे रहे हैं, कितना बार लिखे, है ना। अब देखो आई है चार्ज, इसको मतलब कूलाम में मेजर करते हैं, COULOMB अपॉन टाइम सेकेंड। तो आई का जो एक यूनिट होता है उसे बोलते हैं कूलाम पर सेकेंड, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट क्या है इसका, एम्पियर। तो लिख लो यहाँ पर एम्पियर, क्योंकि देखो एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं ना, ऑप्शन में रहेगा कि करंट का यूनिट हम लोग एम्पियर जानते हैं, तो ये भी पूछ लेते हो, करंट को कूलाम पर सेकेंड भी बोलते हैं और एम्पियर भी बोलते हैं। और क्या लिखोगे, ये भी लिख लो नोट पॉइंट में। जो करंट इसका छोटे छोटे मात्रक भी होते हैं, मात्रक मतलब यूनिट, हिंदी बोल दिया मैं। जैसे 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर, ये उसमें क्वेश्चन यूज होता है ना। और 1 मिली एम्पियर, इसे मिली बोलते हैं, सॉरी 1 मिली एम्पियर इज 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर। और तो इतना नोट कर लो, फिर अगले पेज से लिखते हैं। अच्छा सर हम ये वाला डेफिनेशन लिखे एग्जाम में, ये वाला जो मन हो। वैसे ज़्यादातर देखो बहुत से बुक में ये भी दिया रहता है, बहुत से बुक में भी दिया रहता है, तो जो अच्छा लगे, जो जल्दी याद हो जाए बस वही लिख देना। लेकिन हाँ जब लिखना तो ये भी लिखना, ये भी लिखना, और इस तरह बना देना, क्या जा रहा है। बस जितना हम लोग मैं बताते जा रहा हूँ नोट पॉइंट में, ये सब याद रखना पूरा। इरेज किया जाए।
अब देखो ध्यान से, आई आई का जो वो क्या बोलते हैं यूनिट होता है, क्या बोलते हैं इसे, एम्पियर, यानी ए लिख सकते हैं यहाँ पर, क्यू कूलाम्ब, टी सेकेंड, लिख सकते हैं ना इसे। अब इसको ध्यान से देखना है, इसको हम लोग क्या लिखे, ए इज इक्वल टू कूलाम्ब अपॉन सेकेंड। अच्छा सब जगह वन लिख सकते हैं हम लोग, भाई कुछ नहीं होता तो वन तो होता ही ना, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम्ब अपॉन 1 सेकेंड। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहे हैं, एकदम टाइट होके बैठना, ठीक है। देखो कभी कभी जानते हो एग्जाम में पूछ लेता है डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है। देखो तो 1 एम्पियर ये है, अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करोगे। अच्छा मान लो इसको इरेज कर देना, मान लो हमने इतना भाग काट दिया तार में से, जिसको काट के निकालोगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, ये होगा ना भाई, इसमें जुड़ा हुआ था, मान लो प्लेट खूब ढेर सारा रख दें, कंडक्टर बन जाएगा। हमने इतना पार्ट काट के निकाल दिया, इसी तरह दिखेगा। अब फिजिक्स में इस पूरे पार्ट को जो यहाँ से पूरा है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, तो याद रखना। अब हमें डिफाइन करना है 1 एम्पियर, ये कैसे होता है, पूरा इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर दें। चलो ऐसे वो लिखते ही जाओ पहले, तो 1 एम्पियर is defined as फ्लो ऑफ, देखो 1 एम्पियर हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि 1 कूलाम्ब फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ 1 कूलाम्ब, COULOMB, 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज, मान लेते हैं हमने कि 1 कूलाम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है। अच्छा ये कहाँ फ्लो हो रहा है, इसमें से, ये क्रॉस सेक्शन जो हम लोग अभी निकाले थे। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ कूलाम्ब, 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन किसका है, कंडक्टर का है, ऑफ द कंडक्टर, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड। तो अगर कोई पूछेगा 1 एम्पियर डिफाइन करो, तो देखो जब भी इसको देखो याद नहीं करना, पहले इस तरह जब भी एग्जाम में आएगा डिफाइन कैसे करना 1 कूलम, पहले ये लिखना 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। अब 1 1 1 करना, फिर याद रखना कि कंडक्टर है। अब इसमें से अगर 1 एम्पियर या 1 कूलम चार्ज अगर पास करा दें और उसको टाइम 1 सेकंड से अगर डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 एम्पियर आएगा। अब कैसे लिखोगे 1 एम्पियर, देखो इस तरह नहीं लिखना है, जैसे आपको समझ में आया बस याद रखना चाहिए। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम फ्लो हो रहा है ऑफ चार्ज इन क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, बस हो गया। तो अब इससे ज्यादा क्या लिखा है, बस नहीं लिखो, बहुत है, बस हो गया, इतना ही बहुत है, ये कर दें। हेडिंग डालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, गलत लिख दिए, इसको डेल्टा वी, लेकिन अभी से मत समझो। देखो अभी हम लोग जितना भी चीज पढ़ रहे हैं वो क्लास 10th लेवल का पढ़ रहे हैं, वैसे जब आप 11th 12th में जाओगे थोड़ा और हाई हो जाएगा, तो हम वही एकदम क्लास 10th लेवल जो एनसीईआरटी में प्योर दी बस वैसे ही पढ़ रहे, ठीक है। तो वी लिखते हैं, बस हो गया। अब देखो इसको समझाने के लिए मुझे कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, रुको, बस पानी गिरे ना, हो गया। हाँ तो देखो देखो मान लो ये पाइप है, देखो पाइप ऐसे मैं काटना नहीं वरना दिक्कत हो जाता। मान लो ये पाइप है, अब मान लो इसमें पानी है, थोड़ा कम करना पड़ेगा क्या, कम ही कर देते हैं। अब देखो अगर मैं पाइप को सीधा ऐसे रखता हूँ तो पानी ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। अगर मान लो मुझे पूरे पानी को इधर से इधर लेके आना है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ का प्रेशर बढ़ाऊंगा, इंक्रीज करूंगा, मतलब इस तरह करूंगा। अब देखो गिर रहा, अब जैसे मैंने इस तरह किया तो पूरा पानी इधर से इधर आ गया। अगर मान लो मुझे यहाँ से पानी यहाँ लेके आना है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आना है, तब कैसे करेंगे, यहाँ प्रेशर इंक्रीज करेंगे, यही तो हो रहा है ना। अब एनालॉजी क्या है, इस पानी को हम लोग क्या समझते हैं, करंट की तरह, सॉरी चार्ज की तरह, ठीक है। अब देखो चार्ज जो है
इरेज कर दिया। मान लो चार्ज जो कंडक्टर नहीं बनाए थे उसमें चार्ज थे, अब चार्ज जो है चुपचाप बैठा रहता है, ऐसे थोड़ी ले करेंगे तो भागने लगेगा ऐसे थोड़ी भागेगा, वैसे चुपचाप बैठा रहेगा। हमें क्या करना है, इस चार्ज को धक्का लगाना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर पानी बैठा हो, इसको अगर हम धक्का लगाएंगे, मान लो हमको इधर से इधर भेजना, धक्का लगा दिए तो इधर चला गया। इनडायरेक्टली मैं क्या करूँ, प्रेशर बढ़ा रहा हूँ। तो वही हम क्या करते हैं, जब चार्ज बैठा रहता है उसको धक्का लगाते हैं। धक्का कैसे लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से। करते क्या है, अच्छा देखो इसका नाम क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ मान लो पोटेंशियल 12 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, इसलिए देखो हम लोग लिखते हैं 12 वोल्ट और 0 वोल्ट। अभी बस इसको समझा दो फिर अच्छा समझाएंगे। गाड़ी घोड़ा सब आवाज है आज। हाँ, तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट बताना तभी होता है। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ पानी लेके आना है तो इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब इसको पहले बाहर फेंक दें तब बताएं। पूरा हाथ गीला हो गया, तो समझ में आया होगा ना। यानी अब देखो अब कैसे करेंगे पूरा अच्छे समझते हैं। हाँ तो सब गीला हो गया पूरा ना। हमने क्या बनाया था, कनेक्टर बनाया था। ये प्लस होगा, अरे और ये माइनस होगा, है ना। मान लो ये 12 वोल्ट लिखा हुआ। अच्छा 12 वोल्ट मतलब ये होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यही होता है कि यहाँ 12 वोल्ट लिखेंगे प्लस और यहाँ 0 रहेगा। यानी यहाँ कितना जाएगा, 12 वोल्ट, यहाँ जाएगा 0 वोल्ट। अगर मान लो यहाँ 12 यहाँ 12 कर दे तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है वो बैठा ही रहेगा, कहीं जाएगा ही नहीं। लेकिन जैसे यहाँ 12 वोल्ट कर दिए मतलब यहाँ पोटेंशियल बहुत ज्यादा, यहाँ पोटेंशियल बहुत कम है। तो इसको ऐसा समझो, ये टेढ़ा करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज उधर भागेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, करंट की जो दिशा है, जो करंट का डायरेक्शन हम लोग ऐसे दिखाते हैं। याद है ना, पेज में पलटो अगर लिखोगे पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, हमेशा याद रखना ऐसे ही होता है करंट। सू 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 मतलब ऐसे भागता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ 1.5 वोल्ट लिख दिए मतलब ये कितना होगा 1.5 वोल्ट, और ये कितना होगा 0 वोल्ट। तो हमेशा याद रखना प्लस से करंट निकलता है ऐसे जाता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अगर मान लो करंट ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट अपोजिट आएगा। अब तो वही हम लोग क्या समझ रहे, इलेक्ट्रॉन देखो इसमें चुपचाप बैठा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन कब तक नहीं जाएगा, जब तक इसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लो हम लोग 1.5 वोल्ट का दे दिए, ठीक है। अभी बैठा रहेगा तो हम करेंगे क्या, देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। मान लो एक पॉइंट ये है, इसको यहाँ से मान लो पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। यहाँ समझते हैं, पॉइंट ये ए है ये बी है। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, हम इलेक्ट्रॉन की यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे, तभी तो जब धक्का मारेंगे वहां से वहां जाएगा, मतलब कुछ वर्क करेंगे। उस वर्क को जो हम करेंगे उसको अगर हम चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब देखिए देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अच्छा इसको बना देते हैं। मान लो ये एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, मान लो यहाँ एक 1 कूलाम चार्ज है, इसको यहाँ से लेके हमें यहाँ आना है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, है थोड़ी फ्री मिली करके पहुंच जाएगा, ऐसे पहुंच जाएगा नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is defined as amount of work done। क्योंकि देखो जब यहाँ से लेकर यहाँ आएंगे तो कुछ वर्क हमें करना पड़ेगा, इसीलिए हम लिख रहे हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलाम ऑफ चार्ज। 1 कूलाम क्या बोलते हैं, यूनिट चार्ज बोलते हैं, लिख दें क्या, टू मूव यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलाम ऑफ चार्ज, टू मूव 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। यही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कुछ नहीं है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में अगर हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ आना है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बस वो यही है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव 1 चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अच्छा चार्ज को लेके जा रहे हैं ना तो चार्ज से डिवाइड कर देंगे। अब इसको स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिखो, यही क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इसे डेल्टा भी लिखते हैं लेकिन अभी उतना नहीं समझो, बस इतना समझो, यही क्या है, V इक्वल टू W अपॉन Q, यही आ गया। अब देखो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। W क्या होगा, लिखा दें क्या, W ये है वर्क डन, इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है, JOULE, लिखते कैसे हैं, J, ठीक है। और क्या है, Q तो चार्ज होता है, तो CARGE चार्ज, Q
क्यू है, और वी क्या है, वोल्ट, इसको हम लोग वी से शो करते हैं। हो गया, अब इसे रेज करें। अब देखो यहाँ से देखो हम लोग कुछ करने जा रहे हैं। अच्छा ये लिखें हम लोग सब जगह v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू था। v का जो यूनिट होता है क्या होता है, वोल्ट होता है। अच्छा ये नहीं लिखा है ना, देखो v इज इक्वल टू डब्ल्यू को हम लोग उसमें जूल में मेजर करते हैं, क्यू कूलाम, तो वोल्ट का जो यूनिट होता है जूल पर कूलाम होता है। तो यूनिट, अरे यार, यूनिट ऑफ v मतलब वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलाम, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है, इसी को हम लोग एसआई यूनिट में क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो ये जो वोल्ट है ये है एसआई यूनिट। इरेज करते हैं, इसको यहीं लिख देते हैं, लिख लो यहाँ पर एसआई यूनिट ऑफ v इज वोल्ट, इसको v से शो करते हैं। ठीक है सर, पहले लिखवा देते हैं, गलत कोई बात नहीं, लिख लो। हाँ अब देखो ये हो गया। अच्छा अब बताओ, यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट डिफाइन करेंगे, क्योंकि देखो एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे 1 एम्पियर डिफाइन करो, 1 वोल्ट डिफाइन करो। तो 1 v इज इक्वल टू 1 j अपॉन 1 c। अब कैसे होगा देखो, अच्छा j मतलब जूल, जूल मतलब जब हम कुछ वर्क डन करेंगे तभी जूल होगा, c मतलब कूलम्ब, v मतलब वोल्ट। अब देखो कैसे होगा, डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा जब हम लोग 1 वोल्ट डिफाइन करेंगे मतलब उसमें 1 जूल भी आना चाहिए, 1 कूलम्ब भी आना चाहिए। तो हम कैसे डिफाइन करें, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट में हम लोग 1 कूलम्ब चार्ज लेके जा रहे हैं, और कितना वर्क डन हुआ, 1 जूल हुआ, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। तो लिखा देते हैं, तो लिखो जैसे पिछले बार लिखा था ना, ताकि याद भी रहे। तो लिखोगे 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज amount of work done, defined as when 1 joule is work done, नहीं उल्टा लिख दिया मैं, when 1 joule work is done, work is done। अब देखो 1 volt is defined as when 1 joule work is done to move, क्या मूव किया, 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अच्छा कहाँ मूव किया, 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, है ना, ये तो लिखा दें, बस हो गया। तो 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। फिर से ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं, चार्ज यहाँ बैठा हुआ है, हमने क्या किया, इस पर 1 जूल वर्क लगाया है, इसको धक्का मार दिया, शून्य से यहाँ आ गया। तो हमने 1 जूल वर्क लगाया, मतलब 1 जूल वर्क डन किया हमने, तो चार्ज यहाँ से यहाँ आ गया, वही लिख दिए हैं, मतलब 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ गया। अच्छा ये सब बात जो चल रही है हवा में चल नहीं रही है, किसी करंट कैरिंग सर्किट चल रहा है, तो आगे लिख दो चाहे तो, वरना यहीं तक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर आगे लिखना चाहते हो तो लिख दो, मत लिखो, यही सी है। और अच्छा हाँ, एक और चीज लिख लो इसमें, जो वोल्ट मीटर है इसको मेजर करने की जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। उल्टा बोल दिया ना, तो जो वोल्टेज है, वोल्टेज या वोल्ट, इसको मेजर करने की जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसी के बाद लिखना इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। जब हम लोग, मैं वो करंट वाला लिखा था ना, तो उसमें पॉइंट में लिख लेना, करंट को मेजर करने के लिए जो मीटर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। अब इसका हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, बस ऐसे लिख लो, हो गया। याद कैसे करना है, एम्पियर है तो एम्पियर ए से एमीटर, वी से वोल्ट मीटर, बस ऐसे याद रखना, और कुछ जरूरी है नहीं, बस इतना ही लिख लो, बहुत है। ठीक है,
तो आप जान ही गए हो कि करंट क्यों फ्लो होता है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। चलो चाहे तो हम लोग जान गए ना कि वर्क क्या बोलते हैं कि जो चार्ज है वो किसके कारण फ्लो होता है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे अगर मैं कुछ बताना चाहूँ आपको, मान लो ये है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट मतलब ये क्या होगा, +5 वोल्ट, और ये क्या होगा 0 वोल्ट, माइनस वाला मतलब इधर जाएगा 5 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, यही होगा। अब इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है खूब ढेर सारे। अच्छा देखो, ये प्लस होता है मतलब ये प्लस आएगा, ये माइनस होता है माइनस आएगा। अच्छा खुद ही बताओ, ये 5 वोल्ट है मतलब ज़्यादा है, 0 वोल्ट कम है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाई पोटेंशियल। इसे क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल। तो यहाँ लिख लो चाहे तो एच पी, यहाँ एल पी, ये एच पी यहाँ आएगा तो इसको इरेज कर चाहे तो लिख लो, उसको लिख लो, यहाँ लिख लो एच पी, यहाँ लिख लो एल पी। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, और जो करंट है इसके जस्ट अपोजिट, या मैं ऐसे बताया था जहाँ प्लस है करंट वहीं से निकलता है। देखो वही तो है, सही करे ना हम लोग। देखो बहुत जरूरी है सब सीखना। हाँ अब देखो यहाँ कुछ पॉइंट लिखा देता हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखना है, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। यही तो हो रहा है, सुई 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 ऐसे जा रहा है, मतलब हाई लो, लो हाई, लो हाई, लो हाई, लो हाई। यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लोज, मुंह लिख दिया मैं, फ्लोज फ्रॉम, इस तरह आ रहा है मतलब लो से हाई, फ्रॉम लोअर या लो पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, पोटेंशियल। अब ऐसे करंट की बात करें तो करंट कहाँ से कहा जा रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ऐसे तो आ रहा है। तो यहाँ लिख लो करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं यहाँ लिख दूँ 5 वोल्ट, एक पॉइंट ये है, यहाँ एक पॉइंट मान लो बी है, यहाँ है 10 वोल्ट। अब मैं पूछूं करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, आप जानते हो करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल, हायर लिख दो, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब जहाँ ज़्यादा है वहाँ से करंट स्टार्ट होगा, जहाँ कम है वहाँ जाएगा, मतलब जो करंट का डायरेक्शन होगा इस तरह होगा। ये क्या है, आई है, इसलिए हम लोग देखो +5 है मतलब करंट यहाँ से निकला, ये 0 यहाँ आएगा, ऐसा याद रखना। अब शायद कुछ क्लियर हो रहा होगा। चलो फिर, चलो अब हेडिंग डालते हैं रेजिस्टेंस। इसको R से शो करते हैं। अब देखो ये होता क्या है, जैसे मान लो मुझे एज अ इलेक्ट्रॉन समझो, अभी भी सर नहीं हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन हूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन हूँ तो मैं चुपचाप यहीं खड़ा रहूँगा। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो कोई मुझे धक्का मारे तभी तो मैं आगे जाऊँगा। तो धक्का मुझे कौन मारेगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, वोल्टेज मारेगा, वोल्ट मारेगा, यही तो होगा ना। मतलब मान लो धक्का मारा, मैं आगे चला गया। अब अगर वोल्ट मुझे धक्का मारता तो मैं आगे जाता रहूँ, जाता रहूँ, जाता रहूँ, मतलब कोई रोकने वाला तो होना चाहिए। तो रोकने वाला कौन होता है, रेजिस्टेंस होता है। भाई रुक जा रुक जा, बहुत आगे आ गया। तो यार इस तरह समझो कि अगर करंट या इलेक्ट्रॉन है, ये किसके कारण मूव करता है, वोल्ट के कारण, वोल्टेज के कारण। अब अगर नहीं कोई रोकेगा तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो उसे रोकने वाला तो कोई होना चाहिए। तो वो रोकता कौन है, रेजिस्टेंस रोकता है। तो अगर हम लोग समझें आसान भाषा में, अब डायरेक्ट लिखा देते हैं ना, तो क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, है ना। एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है, अच्छा मटेरियल मतलब कंडक्टर, तो हम कंडक्टर लिख लेते हैं। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना, क्या रोकना, टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कोई रोक रहा है, तो कौन है रोकने वाला, रजिस्टर है, वही हम लोग लिखिए। अब ये किस पे डिपेंड करता है, इसको भी देख लेते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन, पहला जो R होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। इसका मतलब जैसे मान लो ये है,
मान लो एक वायर है, इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा। अगर मान लो छोटा वायर होता तो करंट यहाँ से आता तो निकल जाता। मान लो ये वायर है, करंट यहाँ से आया और यहाँ से निकल गया, छोटा वायर है। लेकिन जैसे मान लो बड़ा वायर कर दिया तो करंट यहाँ से आया, थोड़ा समय लग रहा है उसे। तो लेंथ जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा। दूसरा जो आर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a के। ये मतलब एरिया, इसका मतलब अगर मान लो यही तार है, अगर मैं इसके एरिया को बढ़ा दूं, इसका मतलब मान लो इंक्रीज करके इतना बड़ा तार ले लिया, इतना मोटा तार ले लिया, अब क्या होगा, एरिया जितना ज़्यादा होगा करंट उतनी ज़्यादा जगह से पास होगा। इसका मतलब ऐसा समझो, जैसे मान लो तुम लोग क्लास में बैठे हो, तुम लोग अपने आप को इलेक्ट्रॉन समझो। जब छुट्टी होती है तो तुम लोग एक एक करके दरवाजे से निकलते हो। अगर मान लो वही दरवाजा 3-4 हो, तुम लोग लाइन नहीं लगाओगे, तुरंत निकल जाओगे। इसका मतलब दरवाजा जितना ज़्यादा रहेगा तुम लोग जल्दी निकल जाओगे। इलेक्ट्रॉन साथ भी वही होता है। इलेक्ट्रॉन कब चलेगा, जब वोल्टेज आएगा। और अगर मान लो छोटा एरिया है तो समय लगेगा, लेकिन अगर मान लो बड़ा एरिया है तो करंट तुरंत पास करेगा, बहुत जल्दी जल्दी जल्दी। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर एरिया हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, या हम ऐसे कहें अगर हम लोग एरिया कम करते जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये होता है। अब अगर इसको मिला दे तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, लिख सकते हैं। अब जब इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी को तो एक कांस्टेंट आता है, उसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रो एल बाई ए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख लें। अच्छा देखो, ये टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो हम लोग सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लिख लो। अच्छा नोट पॉइंट लिख लो कि जो आर है, ऐसा समझो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो आर है वो भी इंक्रीज होता है, लेकिन याद रखना एक्सेप्ट फॉर सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। मतलब जैसे सिलिकॉन हो गया, मतलब Si, और जर्मेनियम Ge हो गया, इसमें क्या होता है, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नोट बना के ऐसे लिख लो। जनरली क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और चलो इसका अब यूनिट भी जान लेते हैं, जानते ही हो। तो यूनिट कैसे निकलेगा, ये आर है, रो का यूनिट कितना होता है, ओम मीटर इंटू लेंथ मतलब मीटर, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर स्क्वायर होगा मतलब ये एरिया कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, आर इज इक्वल टू ओम या OHM, ओम 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 ओम, ये ना जो एक मूवी थी क्रिस की, ओम ओम वही आता है। हाँ, तो ये क्या है, SI यूनिट है, तो इसको नोट करके लिख लेना। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब लिख लेना इतना, हाँ ऐसे नोट बना के लिख लेना। और क्या जाने, अब हेडिंग डालो रेजिस्टिविटी, बस बहुत हो गया इसके बारे में। रेजिस्टिविटी रो, है ना। देखो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो हम लोग ह्यूमन है तो हम लोग के अंदर कुछ ना कुछ इमोशंस होते हैं, कोई हैप्पी रहता है, कोई सैड रहता है, कोई हल्कू को पसंद करता है। तो उसी तरह जो कंडक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, उसकी भी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। पहले लिख लेते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, कि कोई मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। और जैसे हम लोग जो फॉर्मूला जाने थे, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, अगर हम लोग ए का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो R इंटू ए अपॉन एल को नीचे लेते हैं, L इज इक्वल टू रो, ये होता है। इसका मतलब रो जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। अभी इससे मतलब मेन नहीं है, मेन हमको इससे मतलब है, उससे मतलब है, क्योंकि देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग रो को इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे हम लोग रेजिस्टिविटी को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस कम है उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। मतलब अगर आर को हम डिक्रीज करेंगे क्या होगा, डिक्रीज होगा, यही होगा ना। तो अच्छा ये भी याद रखना, जो रेजिस्टेंस होता है मतलब रेजिस्टिविटी होता है, ये लेंथ
एरिया सब पे डिपेंड नहीं करता है, लिखा देते हैं नोट बन करके। रेजिस्टिविटी मतलब रो डज नॉट, मतलब ये उसी तरह है कि कोई व्यक्ति चाहे जितना छोटा हो चाहे इतना बड़ा हो, गुस्सा तो गुस्सा होता है, थोड़ी है कि छोटा बच्चा है तो गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा तो गुस्सा है, कोई अगर खुश है तो बस खुश है। उसी तरह रेजिस्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, वो चाहे जितना बड़ा कंडक्टर चाहे जितना छोटा हो, बस चेंज नहीं होगा, बस सेम कंडक्टर होना चाहिए, ये नहीं डिफरेंट कंडक्टर ले ली, तो इस तरह होता है। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज शेप और साइज और लेंथ वगैरह आ जाएगा शायद, ऑफ द मटेरियल, ऑफ द मटेरियल लिख लेते हैं। याद रखना किस पे डिपेंड नहीं करता है, साइज पे और शेप में, लेकिन हम मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल मतलब अगर मान लो यहाँ हम कॉपर का तार लिए हैं Cu, यहाँ दूसरे मटेरियल का तार ले लें, तो यहाँ जो रो होगा डिफरेंट होगा, इसका रो मान लो R1 हो जाएगा, इसका रो R2 हो जाएगा। तो याद रखना सेम मटेरियल होना चाहिए। अब वो सेम मटेरियल चाहे इतना हो चाहे वो इतना बड़ा तार हो, उससे कोई मतलब नहीं, अगर इसका रो है तो इसका भी क्या होगा, रो ही होगा, याद रखना हमेशा, ठीक है। तो कैसे, एक और पॉइंट लिख लो, हो गया। एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बताए थे अगर रो को इंक्रीज करेंगे तो आर भी इंक्रीज होगा, मतलब रेजिस्टिविटी अगर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब एक इसमें क्वेश्चन पूछता है ऑर्डर करके, रेजिस्टिविटी ऑर्डर, ये क्या होता है देखो। अच्छा बताओ, जैसे मेटल्स जो होते हैं और जो एलॉयज होते हैं और जो इंसुलेटर्स होते हैं, मेटल्स मतलब जैसे कॉपर वगैरह हो गया जो हम लोग बात कर रहे थे कंडक्टर का, एलॉयज मतलब दो तीन मेटल्स का मिक्सअप होता है जो, और इंसुलेटर्स मतलब पेन पेंसिल जितने भी सब इंसुलेटर्स हैं। देखो एलॉय को अगर और अच्छे समझें तो देखो एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे गोल्ड होता है, जो प्योर गोल्ड होता है ना, जो प्योर गोल्ड होता है वो होता है 24 कैरेट, यानी अगर हम कहें 24 कैरेट गोल्ड कैसा होता है, प्योर गोल्ड होता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी हम लोग आसपास देखते हैं जो भी मम्मी पापा गोल्ड पहनते हैं वो प्योर नहीं रहता, वो इम्प्योर रहता है। क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि जो 24 कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। पहला पहने हैं पिघल गया, मतलब गिर गया, तो कैसे पहनोगे, तो उसको हार्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योर करते हैं, उसमें कुछ न कुछ मिलावट करते हैं। उस मिलावट को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जो कुछ मिलाते हैं, कुछ मेटल्स मिलाते हैं, जैसे सिल्वर मिला दिया, तो जब मिला देते हैं तो वो 24 कैरेट से मान लो कितना हो जाता है, 18 कैरेट हो जाएगा और 20 कैरेट हो जाएगा। तो मार्केट में यही सब गोल्ड बिकता है, क्योंकि प्योर नहीं हो सकता, प्योर होगा कोई पहन ही नहीं पाएगा। तो एलॉय मतलब यही होता है जिसमें दो तीन मेटल्स मिला के एक नया मेटल बनाया जाता है, वो मिक्सअप होता है। जैसे स्टील होता है, स्टील क्या है, प्योर आयरन नहीं है ये, इसमें कुछ ना कुछ दो तीन मेटल मिलाया जाता है, तब जाके क्या बनता है। मतलब एलॉय यही है एक प्रकार से, एकदम सिंपल एग्जांपल था, बस हो गया। बाकी केमिस्ट्री सर अच्छे से बताएंगे इसको, उसमें तुम लोग उसमें रहता है ना, इसमें ज़्यादा नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है। तो एलॉय मतलब समझ में आएगा क्या हो गया, एलॉय। अब अच्छा बताओ, अगर हम तीनों की बात करें तो सबसे जल्दी करंट किस में फ्लो करेगा, मेटल्स में, उससे कम एलॉय में, सबसे कम इंसुलेटर्स में, यही तो होगा। इसका मतलब ये है सबसे कम करंट इसमें फ्लो करेगा, मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि करंट इसमें कम फ्लो कर रहा है, मतलब रोकने वाला बहुत है ना इसको, तो करंट सबसे कम इसमें फ्लो कर, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उससे कम इसका, उससे थोड़ा ज़्यादा इसका, और सबसे कम किसका रेजिस्टेंस है, इसका, क्योंकि इसमें करंट बहुत जल्दी फ्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, यानी हम कह सकते हैं, अगर हम ऐसे कहें कि मेटल्स में जो है करंट बहुत जल्दी फ्लो करता है, ज़्यादा फ्लो करता है, किसकी अपेक्षा, एलॉय की अपेक्षा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, और सबसे कम किस में, इंसुलेटर्स में। देखो इसका मतलब ये है, देखो कैसे पढ़ते हैं, एम इज ग्रेटर देन ए, मतलब मेटल्स में हम ये करंट की बात कर रहे हैं, मतलब आई की बात कर रहे हैं, यानी सबसे ज़्यादा करंट मेटल्स में फ्लो करता है, उससे कम एलॉय में, सबसे कम इंसुलेटर्स में। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तब क्या होगा, करंट इसमें ज़्यादा फ्लो कर रहा है, मतलब इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, उससे कम इसमें, सबसे कम इसमें है, यानी सबसे ज्यादा हाई किसमें करंट है, सॉरी रेजिस्टेंस है आई में, यानी अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, यानी आई इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन एम, यानी हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होता है, इंसुलेटर्स का, उसके बाद एलॉय का,
उसके बाद मेटल्स का, यानी सबसे कम रेजिस्टेंस m का, क्योंकि सबसे छोटा है ना, सबसे बड़ा क्या है I है। अब देखो हम बताए थे अगर और इसमें मतलब अगर R इंक्रीज करेंगे तो ये रो वो भी इंक्रीज होगा, अगर इसको डिक्रीज करेंगे ये भी डिक्रीज होगा। मतलब अगर हम लोग रो के रूप में अगर देखें तो वही सेम चीज आएगा, मतलब I इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन M। यही क्या है, रेजिस्टिविटी ऑर्डर। इसको याद रखना, क्वेश्चन कैसे बनता है बताते हैं। जैसे मान लो उसको रेस कर दें, यानी अगर हम लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे, यानी जो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी, इंसुलेटर्स की होगी, फिर उससे ज्यादा, उससे थोड़ा कम एलॉय का, सबसे कम मेटल्स का, है ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको रेस कर दें। मान लो दिया है R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R2 इज इक्वल टू 10 to the power 4 ओम, R3 इज इक्वल टू 5 ओम, है ना। ये तीन क्या है, रेजिस्टेंस दिया है, क्वेश्चन पूछा है इसको रेजिस्टिविटी ऑर्डर में सेट करके बताओ। मतलब R1 इज ग्रेटर देन R2 होगा, R3 होगा, यही सब बताना है। अब बताओ सबसे ज्यादा इसमें रेजिस्टेंस किसका है, इसका है, 10⁴ बहुत बड़ा है ना। उससे थोड़ा कम इसका है, सबसे कम इसका है। यानी इसको अगर ऐसे लिखे, इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका, R2 का, मतलब R2 इज ग्रेटर देन R1 इज ग्रेटर देन R3। देखो ये क्या है, 10⁴ सबसे बड़ा होगा ना, उसके बाद क्या होगा, ये होगा, उसके बाद ये होगा, यही सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है। और यही सेम चीज किसका ऑर्डर होता है, रेसिप्टिव ऑर्डर होता है। यानी जो अगर हम इस तरह लिखें, रो 2 इज ग्रेटर देन रो 1 इज ग्रेटर देन रो 3, समझ में आ रहा है ना। बाकी क्वेश्चन अगर चाहो तो इसको चलो ठीक है ऑफलाइन में करा देंगे, वैसे पूछता तो नहीं है, ठीक है, बस नहीं जाना, बस हो गया, बहुत है। अब इसके बाद हेडिंग डालो क्या, ओम्स लॉ, जिसका बेसब्री से इंतजार है सबको, ठीक है, यस कर दें। बाकी देखो इसको जितना चीज मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार अच्छे से पढ़ के आना, और जो चीज नहीं समझा उसको ऑफलाइन डिस्कस कर लेंगे। और देखो यार चलो ठीक है ऑफलाइन ही बात करेंगे, यहाँ पे पढ़ लेते हैं ना। यार देखो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे आज की तारीख है, आज 8 तारीख, तो 28 तारीख से पेपर स्टार्ट है। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि अब तुम लोग भी घर से आते हो उधर कॉलेज, अरे कॉलेज क्या है, कोचिंग आते हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो चैप्टर बचा है, जैसे वो बताया ना आखिरी वाला स्टैटिक्स वाला, उसको सोच रहा हूँ यूट्यूब में कवर करा दूँ, या जैसे तुम लोग कहो। तो एक बार बताना, यही कल जब क्लास ओपन होगा तो तुम लोग जब कोचिंग आना तो एक बार अच्छे डिस्कस करके आना, बात करके आना, जैसा होगा बताना। अगर चाहते हो ऑफलाइन पढ़ा तो ऑफलाइन पढ़ा दे, वरना इसको खत्म करने के बाद ये ऑनलाइन पढ़ा दे। क्योंकि अगर ऑनलाइन पढ़ा देंगे फायदा रहेगा कि तुम लोग घर बैठे पढ़ लोगे, पेपर दे लोगे, जैसा होगा बताना, ठीक है, वरना इसको ऑफलाइन डिस्कस कर लेंगे। तो हेडिंग डालो ओम्स लॉ। इस टाइप क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। अच्छा ए क्या है, एरिया, तो मतलब एरिया वो रहता है ना सर्कल, तो इसके समय क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब जो पाई है क्या है, कांस्टेंट है, 22/7 होता है। तो इसको हम अगर हटा दें तो जो आर है किस पे डिपेंड करे, या तो एल पे, या तो एरिया पे, या फिर रेडियस पे। अब देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली है। इसका मतलब एल जितना होगा आर उतना होगा, ये इनवर्सली है, ये जितना कम होगा ये उतना बढ़ेगा, ये जितना ज्यादा कम होगा ये उतना बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा उतना कम होगा, उल्टा होता है ना इसमें। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, हम 2l कर दिए तो r कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम l को 4l बढ़ा दिए तब 4r बढ़ जाएगा। इसमें जस्ट उल्टा होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर मान लीजिए 2a बढ़ा दिए, एरिया को हम दोगुना कर दिए, r कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। मतलब एरिया जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा। यहाँ देखो ये तो एरिया जितना बढ़ा रहे, एरिया दोगुना कर दिए, रेजिस्टेंस क्या हो गया, आधा हो गया। जैसे हम लोग एरिया को 4a कर दिए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/4 हो जाएगा। यही तो आ रहा था हम लोग जो ऑफलाइन क्वेश्चन किए थे। इसमें अगर रेडियस को हम 2r कर दिए तो ये भी कितना होगा, r/2 होगा, लेकिन उसका स्क्वायर है, मतलब उसका दुगना हो जाएगा, यानी ये r/4 हो जाएगा, आधा। जैसे अगर हम इसको एरिया को
3r कर दिए, ये कितना हो जाएगा r/3 का स्क्वायर 9। सोचो अगर इसको ऐसा समझते हैं, रेडियस हम लोग जितना ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, 2r हुआ, 3r हुआ, 4, 5, 6, रेडियस जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे इसका एरिया वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, यही होगा ना। लेंथ अगर हम बढ़ाते जाएं, मान लो पहले लेंथ इतना छोटा था, लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। एरिया को अगर हम बढ़ाते जाएं, पहले एरिया इतना छोटा था, एरिया अगर बढ़ाते जाएं, मान लो एरिया इतना बड़ा कर दिए तो करंट बहुत जल्दी फ्लो कर सकता है। जब करंट फ्लो कर सकता है मतलब रेजिस्टेंस उसका कम है, यहाँ देखो कम आधा होता जा रहा है। हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकता क्या आपने, ठीक है, तो मुझे थोड़ा रिवाइज करा दूं, ठीक है। अब हेडिंग डालते हैं ओम्स लॉ, जिसका सब लोग बेसब्री से तैयार कर रहे थे, ठीक है। तो ओम्स लॉ, देखो ओम्स लॉ के लिए कुछ एजम्पशंस है, पहले उसको मानना पड़ेगा। क्या है कि ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, कि अगर जितने फिजिकल कंडीशन अगर वो सेम रहे, मतलब कांस्टेंट रहे, रिमेनिंग सेम। फिजिकल कंडीशन मतलब जैसे टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, और ह्यूमिडिटी, मतलब बहुत चीज़, बस मेन टेम्परेचर ही है ना। तो अगर ऐसा है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं हो रहा, तब क्या होगा, तब ये देखा गया है कि जैसे मान लो पहले बना दें, मान लो यहाँ पोटेंशियल है 2 वोल्ट, मतलब ये +2 वोल्ट हो जाएगा, ये 0 वोल्ट हो जाएगा। तो हमने पाया कि मान लो आई जो करंट है, अच्छा देखो प्लस है ना, ये प्लस है ये माइनस, मतलब करंट यहीं से जा रहा है, मान लेते हैं 2 एम्पियर करंट बह रहा है। हमने पाया है जब हमने 2 वोल्ट अप्लाई किया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो हमने क्या पाया कि करंट कितना है, 2 वोल्ट है, सॉरी 2 एम्पियर है। बाद में हमने क्या किया, इसी में थोड़ा चेंज किया। क्या चेंज किया, टेम्परेचर हमने सेम रखा, सब कुछ सेम रखा है। अगर हमने 2 की जगह मान लो 4 वोल्ट अप्लाई कर दिया, ये प्लस है ये माइनस है, तो हमने पाया जो करंट है वो भी कितना हो गया, दुगना हो गया। जब हमने इसको दुगना किया ये भी कितना हो गया, दुगना हो गया, यानी ये भी कितना हो गया, 4 एम्पियर हो गया। जस्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं। ये कब हुआ है, जब फिजिकल कंडीशन सेम है, टेम्परेचर वगैरह, प्रेशर वगैरह, ह्यूमिडिटी सब सेम है तब, यानी प्रैक्टिकली बाय प्रैक्टिकली ये देखा गया है द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the conductor, जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो एंड्स ऑफ कंडक्टर के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट flowing through the conductor, flowing through the conductor। यही क्या है, ओम्स लॉ है। ये क्या है, अगर फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर अगर हम सेम कर दे तो बाय प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मतलब अगर ये सब कुछ सेम है, ये 2 वोल्ट है तो करंट मान लो 2 एम्पियर है, हमने दुगना किया, v को 4 किया तो ये भी कितना हो गया, 4 हो गया। अगर मान लो यहाँ 6 कर देते ये भी कितना हो जाएगा, 6, मतलब दुगना होता है, जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है। यानी इसको ऊपर प्रेस कर दे। अब जो लिखना है इसके नीचे से लिखना, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब फिर जब इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट, वो है R। तो मेन जो है ओम्स लॉ यही है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V/I नीचे आएगा इक्वल टू R। अच्छा देखो ध्यान समझना, जो कंडक्टर
ओम्स लॉ फॉलो करेंगे। मतलब अगर मैं कहूँ ये कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, इसका मतलब जो कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है उसमें अगर हम वोल्ट जैसे बढ़ाते जाएंगे, मतलब वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, करंट भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, तभी तो है ना, ओम्स लॉ वही फॉलो करेगा। तो ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं उसे ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। जैसे तो यहाँ चाहे लिख लो, वेयर आर इज रेजिस्टेंस विच इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट फॉर ओमिक, OHMIC, ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर मतलब ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब इसके बाद इसका ग्राफ बता दी, इरेज करें। अब देखो इसका ग्राफ क्या होता है। अच्छा देखो, जो भी चीज जैसे मान लो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो I है, मतलब जितना ये बढ़ता जाएगा उतना v बढ़ता जाएगा। जब कोई चीज सेम चीज से बढ़े, सेम टेम्परेचर सेम मेजरमेंट से बढ़ता है ना, तो उसका जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है जो ओरिजिन से पास करता है इस तरह। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो वाई एक्सिस उस पर v को ड्रॉ करते हैं और I को इसमें। अच्छा एग्जाम में क्या करते हैं, इसको उल्टा भी कर देता है, वैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, VI ग्राफ बोलते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही होगा यही होगा, एग्जाम में तो उल्टा भी कर देता है। अब देखो एग्जाम में क्या पूछता है, इसका स्लोप पूछता है। स्लोप मतलब क्या होता है, ये यहाँ से जितना एंगल बना रहा है, स्लोप ऐसे अभी पढ़ोगे मैथ में। इसमें क्या होता है कि यही क्या है, कांस्टेंट रहता है। जो चीज कांस्टेंट रहता है ना उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं ग्राफ में। अब ये स्लोप जो आता है, स्लोप, स्लोप मतलब कितना एंगल बना रहा है। अच्छा स्लोप कैसे निकालते हैं, वाई एक्सिस में जो है उसको डिवाइड कर दो I से। अच्छा V अपॉन I क्या होता है, R होता है। यही R क्या है, कांस्टेंट, यही तो आ रहा है, हमेशा याद रखना इस तरह। बस इसका क्वेश्चन हम लोग ऑफलाइन में बढ़िया से करेंगे, याद दिलाना ठीक है। तो अब हेडिंग डालो, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल, वही पढ़ लेते हैं, वही उसका प्रूफ कर लेते हैं, जो तुम लोग प्रूफ कर रहे थे ना, प्रूफ 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 सब करेंगे। अब हेडिंग डालते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो पहला पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन है यानी कुछ इस तरह होगा, मान लो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है जो सबको मिल रहा है। अच्छा ये प्लस V होगा, फिर ऐसे समझो ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। करंट कहाँ से निकलता है, प्लस निकलता है, और करंट I निकला, I गया, याद है ना, भूल तो नहीं गए। हाँ मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। और करंट यहाँ से जाएगा, मतलब यहाँ भी सेम करंट है, यहाँ भी सेम करंट है, करंट वापस आया I, करंट वापस आया। यानी याद रखना करंट जितना सेल से निकलता है वापस उतना ही आना चाहिए। करंट I गया, I आ गया, ठीक है। अब देखो V इधर होगा, इधर 0 होगा, ऐसे बढ़ता है ना, ये V 0। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है। मान लेते हैं यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है। देखो अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस सेम भी आ सकता है, कैसे देखो, मान लेते हैं ये R1 R2 R3 ना, मान लो ये 2 ओम है, यही मान लो 2 ओम है, यही मान लो 2 ओम है। मान लो इसको हम लोग कनेक्ट किए हैं कुछ वोल्ट से, मान लो करंट बह रहा है 2 एम्पियर मान लेते हैं। तो करंट यहाँ कितना है, 2 एम्पियर है। यानी यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू की बात करें, यहाँ पर R1 कितना है 2 ओम, करंट कितना है 2 एम्पियर। तो अगर हम यहाँ पर V की बात करें तो V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू A, सॉरी I इंटू R, ये कह रहा हूँ, I कितना है 2, R कितना है 2, कितना आया 4 वोल्ट आया। यानी यहाँ पर कितना है 4 वोल्ट है। जब यहाँ पर अच्छा करंट यहाँ पर कितना है, वही सेम चीज आएगा, मतलब 2 एम्पियर यहाँ भी आएगा, देखो वही सेम चीज है, मतलब कितना आएगा 4 वोल्ट। यहाँ पर वही सेम चीज होगा, करंट 2 एम्पियर कितना आएगा 4 वोल्ट। तो देखो यहाँ 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट सेम आ रहा है। तो ऐसा ये नहीं समझना कि डिफरेंट होगा, सेम भी हो सकता है, लेकिन कब होगा सेम, जब R1 R2 R3 तीनों सेम होता। लेकिन जनरली हम लोग जो कंडीशन लेते हैं उसमें यही मानते हैं कि अगर I सेम है, मतलब करंट सब में सेम फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर V1 मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं, V3 मान लेते हैं, मतलब डिफरेंट है।
इसलिए एकदम जो 10th में एकदम बेसिक पढ़ाया जाता है, बाकी 12th में एकदम बढ़िया से पढ़ोगे। तो कितना बता दिया जाए, है ना। हाँ, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, जो आई है सेम रहता है किसमें, सीरीज में, वी डिफरेंट। अच्छा, क्या चीज चेंज हो रहा है, वी चेंज हो रहा है। वी किस में चेंज हुआ, मतलब कितने भाग में टूट गया, V1 में, V2 में, V3 में। अगर तीनों को ऐड कर देंगे वापस V हो जाएगा। ये कह सकते हैं जो V है V1 प्लस V2 प्लस V3 ये होगा। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करके क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। तो यानी क्या करें, इसको क्वेश्चन इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना। चलिए यही करते हैं, यहाँ से V है, यानी मान लो करंट आई गया, यहाँ भी आ जाएगा। मान लो इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, आर इक्विवेलेंट आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, देखो यहाँ पर V होगा, यहाँ पर 0 होगा, यानी यहाँ पर कितना होगा, V होगा। करंट कितना है, I है। यानी अगर हम यहाँ से V की वैल्यू निकालें, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। I कितना है, I, R कितना है, R इक्विवेलेंट है, यानी V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। ऐसे समझ जाओ, फॉर्मूला लगाते हैं। ओम्स लॉ कितना होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। V I कितना है, I है। R कितना है, R इक्विवेलेंट है, ये है। यानी V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, यहाँ से आया। अच्छा, क्या चीज डिफरेंट है, जो चीज बट रहा हो, जो चीज डिवाइड हो रहा हो, उसी को हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर ई। V1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, देखो। अच्छा, अगर हम इस रजिस्टर की बात करें, यहाँ पे V1 है, R1 है, तो हम V1 की वैल्यू निकालेंगे, I इंटू R1 होगा, जैसे वहां निकाले थे, निकाल देते हैं। मैं इसकी वैल्यू यहाँ निकाल रहा हूँ, तो V1 कितना होगा, I इंटू R1। V2 कितना होगा, हम यहाँ पर I इंटू R2 होगा, और V3 कितना होगा, I इंटू R3 होगा, यही होगा। यानी V1 के स्थान में क्या लिख सकते हैं, I R1, I R2, यहाँ पर I R3, I R इक्विवेलेंट। इसमें क्या कॉमन है, I कॉमन है, I कॉमन ले लो। R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल जाएगा। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इस तरह हम लोग फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। चलो देखते हैं दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मान लो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो मान लो यहाँ से करंट निकला I, क्योंकि प्लस है ना, माइनस है, तो करंट यहाँ से I निकला। फिर अब देखो I को, देखो करंट के यहाँ के 3 रास्ते मिले हैं, तो मान लो यहाँ पर कितना गया करंट, I1, यहाँ पर कितना गया I2, यहाँ पर कितना गया I3। देखो I1 जैसे यहाँ गया, I1 यहाँ भी जा सकता है, मैंने जैसे माना हुआ है I1 I2 कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन 3 रास्ते मिले तो करंट क्या है, बढ़ गया है। अच्छा, मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है। I1 यहाँ आया, मतलब I1 इधर भी आ रहा है, यहाँ I2 है और इधर I3 है, वापस आके मिल गया तीनों, तो ये क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। क्योंकि देखो I जो है 3 भाग में बटा था, वापस मिल गया, I बन जाएगा। यही करंट इधर आया, यही करंट इधर आया। देखो सेल में क्या होता है, मैं बताया था, जितना सेल करंट निकालता है वापस उतना ही करंट उसको मिल जाता है। ठीक है, अब देखो V जो है, यानी यहाँ V होगा, यहाँ क्या होगा, 0 होगा। अब देखो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, V है, इधर भी कितना है, V है, इधर भी कितना है, V है। देखो सीरीज में क्या होता है, V है, इधर 0 है, इस तरह हम लोग जोड़ते हैं ना पूरा। तो इसके अक्रॉस देखो R1 है, R2 है, R3 है, तो डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मान लो ये V हो, यहाँ 0, तो इसके अक्रॉस कितना है, V है। अगर मान लो यही V इधर हो, ये 0 इधर, तो इसके अक्रॉस कितना होगा, V होगा। यहाँ पर V है, यहाँ पर 0 है, तो इसके अक्रॉस कितना होगा, V होगा। तो देखो सेम कब होता है, जब पैरेलल में इस तरह रहते हैं, सीरीज में जब रहते हैं तो चेंज हो जाता है, इस तरह याद रखना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि जो I है वो डिफरेंट है, और क्या चीज सेम है, V।
यानी V इज सेम। अच्छा I डिफरेंट है, I कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, I1 I2 I3, मतलब I यहाँ डिवाइड हो गया वापस आके मिल गया, यानी हम लिख सकते हैं ना जो I है वो I1 प्लस I2 प्लस I3। हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद इसका R इक्विवेलेंट निकालते हैं, यानी कुछ इस तरह बन जाएगा। फिर V R इक्विवेलेंट, ये प्लस है ये माइनस है, यानी I इधर से आएगा। देखो मैं बार बार इसलिए बोलूँ ताकि तुम लोग को याद हो जाए, ठीक है, याद जरूरी है ना, याद हो जाएगा तो अच्छी बात रहेगा। तो I इधर से गया। अच्छा बताओ ये V है, मतलब इधर V होगा इधर 0 होगा, यानी इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, V ही है ना, I इधर है, यानी हम यहाँ से कितना लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, ओम्स लॉ, ठीक है। अच्छा क्या चीज डिवाइड हुआ है, I डिवाइड हुआ है, मैं बताया हूँ जो चीज डिवाइड होता है उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I की वैल्यू कितना होगा, यहाँ से कितना मिलेगा, V R E अपॉन में आ जाएगा, कितना आया I, तो I के स्थान पे V अपॉन आर ई, और I1 यहाँ से देखो, यहाँ पर देखो R1 है I1 है, अगर हम V की वैल्यू फाइंड करें यहाँ पर तो V इज इक्वल टू I1 इंटू R1, ओम्स लॉ लगाएंगे, यहाँ पर कितना होगा V इज इक्वल टू I2 इंटू R2, ओम्स लॉ लगाएंगे, यहाँ पर कितना होगा V इज इक्वल टू I3 इंटू R3, एकदम कुछ मुछ हो गया ना, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। इस अक्रॉस V कितना होगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं V इज इक्वल टू I1 इंटू R1, तो हमें क्या चाहिए I1 का वैल्यू, मतलब V अपॉन R1 इज इक्वल टू I1, ऐसे यहाँ पर होगा कितना है V इज इक्वल टू I2 इंटू R2, V इज इक्वल टू I2 इंटू R2, हमें I2 की वैल्यू चाहिए, तो V अपॉन R2 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं V अपॉन R3 इज इक्वल टू क्या आएगा I3 आएगा, तो हम क्या डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। I1 कितना है V अपॉन R1, V अपॉन R2, और I3 V अपॉन R3। तो ध्यान से अगर हम लोग देखें V अपॉन R इक्विवेलेंट, V कॉमन है तो V कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V से V कैंसिल हुआ, तो जो फाइनली आया मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके बाद से यहाँ लिखना, ठीक है, यानी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, V से V कैंसिल हो गया ना, कितना आया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। इसकी हम लोग कुछ वो ट्रिक भी डिस्कस किए थे ना, चलो देख लेते हैं एक बार, फिर ट्रिक देखेंगे, बस हो गया, नोट हो गया था ना। तो ट्रिक क्या था, जब केवल 2 रजिस्टर्स हो तो उसके लिए डायरेक्ट आर ई निकालने कितना था, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, जब 2 रजिस्टर था तब की बात है, वैलिड ओनली फॉर 2 रजिस्टर्स, ठीक है। और क्या था, जब बहुत ढेर सारे पैरेलल रजिस्टर जुड़े हो और सबकी वैल्यू सेम हो आर की वैल्यू, तब क्या था आर ई इज इक्वल टू आर अपॉन एन, एन मतलब कितने टाइम्स है, याद आ रहा है ना, जैसे मान लो जगह ही नहीं बच रहा है, इसे इरेज कर दे रहा, अगर हो गया हो तो, जैसे मान लो ये मान लो 2 है, ये भी 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है, ये मान लो 2 ओम है, हमसे पूछा है ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आर कितना है 2 है, यहाँ लिखोगे 2, कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 यही क्या है आंसर है, तो ओम लगा देना। हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं, तो बस यहीं तक करते हैं, ठीक है।